बांग्लादेश के खिलाफ होने वाला है टेस्ट, टीम इंडिया में नहीं कर रहा कोई रेस्ट और टीम इंडिया है बिल्कुल बेस्ट। ये सब लोगों को कहना है, अब कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हरकतें इनकी यही वाली चलती रही, बार बार सीरीज हारते रहे बांग्लादेश जैसों से भी, तो ये सच में जताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा हम बेस्ट हैं, हो सकते हैं, थे एक जमाने में, प्रोसेस हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। पर बांग्लादेश से हम ओडीआई सीरीज हार गए। पहले 2 मैच हम अपनी गलती से हारे, तीसरे मैच में हमने बहुत बुरी तरीके से बांग्लादेश को हराया। नहीं, तीसरे मैच में नींद खोल दी। जागो, टीम इंडिया हो तुम, सामने बांग्लादेश है, उठो। अब और बांग्लादेश वालों को भी एक बार के लिए रियलाइजेशन हुआ, ओ हम ही हैं बांग्लादेश, हम बांग्लादेश हैं। हमारी तो आदत है ये 200-150 रन से हारने की, ये हम कैसे एक विकेट से जीत रहे थे। ऐसे 200-150 नहीं, 227 रन, पूरे 227 रन, मतलब 210 रन तो अकेले ईशान किशन बना गए। बताओ, तो मतलब इस तरीके से। लेकिन बांग्लादेश और इंडिया का अब टेस्ट मैच है, तो भाई कहने वाली बात यह है कि कई लोगों का कहना है, क्रिकेट पंडित्स का ये कहना है कि जो जितनी कमजोर टीम होती है वो उतना ज्यादा एक्सपोज होती चली जाती है अगर फॉर्मेट बड़ा होता चला जाए। यानी कि कमजोर टीमें T20 के लिए ज्यादा मतलब टक्कर दे सकती हैं, फिर वनडे के लिए, और टेस्ट मैच में उनकी कलाई खुल जाती है। वाह। तो बांग्लादेश, अब नो डिसरिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, नो डिसरिस्पेक्ट, ये आप जो बार बार अंडरलाइन करके बाद में आप जो डिसरिस्पेक्ट करना शुरू करते हो, ये आपकी निंजा टेक्निक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नो डिसरिस्पेक्ट टू बांग्लादेश। अच्छा, लेकिन रिकॉर्ड्स इस तरीके से कहते हैं कि पिछले 5 टेस्ट मैच में बांग्लादेश एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता। क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अब इसमें रेस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट की तो बात नहीं हो गई, ये तो स्टैट्स हो गए ना। अब वो लोग कहेंगे कि इंडिया भी कौन सा तुर्रम खाए, लेकिन इंडिया फिर भी 2 मैच तो जीता है। इंडिया 2 मैच 5 टेस्ट मैच में नहीं, ठीक है ना, हारे हैं तो क्या हुआ, कम से कम ये 2 टेस्ट मैच जो जीता है, ये होम कंडीशन में जीता तो है। मतलब तो है। इनके जो भी है, इनके होम कंडीशन है, अवे कंडीशन है, ये हार ही रहे हैं। बांग्लादेश की परफॉर्मेंस में एक बात तो है, आप ये बात माननी पड़ेगी कि कंसिस्टेंसी जो है, आप चाहे अपने देश में खेल रहे हैं चाहे बाहर खेल रहे हैं, हम वो हार रहे हैं, हम गंदा ही करेंगे। लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। इंडिया इंग्लैंड में जाकर वो टेस्ट मैच हारी 5वां, उसके अलावा साउथ अफ्रीका में जहां पर दुनिया टेस्ट मैच हार जाती है, वहां पर जाकर वो टेस्ट मैच हारी। लेकिन तो चलो हम जस्टिफाई भी अच्छा कर देते हैं टीम इंडिया को। लेकिन जब इंडिया ने श्रीलंका से मैच खेले तो इंडिया ने श्रीलंका को हराया। देखिए, मतलब ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कुछ टीमें होती हैं जो घर बुलाते हैं, उसके बाद फिर ऐसे बुरी तरीके से हरा भी देते हैं। मतलब बांग्लादेश अभी नया नया सीखा है वो चीज, बिल्कुल, वरना इनको समझ में नहीं आती है चीज। तो बांग्लादेश का अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड वनडे का फिर भी बेटर है काफी सारी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, और वहां पर हमने भी देखा कि बांग्लादेश ने इंडिया को भी हरा लिया। लेकिन टेस्ट मैच है ये, और टेस्ट मैच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर टीम इंडिया क्या अच्छा प्रदर्शन करेगी, जैसा उन्होंने तीसरे वनडे में किया और एक डिफरेंस दिखाया इंडिया की और बांग्लादेश की टीम के बीच में जो डिफरेंस है, वो क्या आप टेस्ट मैच में देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे सबसे अच्छी बात जो लग रही है कि वनडे जो लास्ट वाला हुआ था उसमें ईशान किशन को मौका मिला था, बहुत बहुत बढ़िया बैटिंग करी अगले ने, 210 रन बनाए, मतलब यंगेस्ट कह रहे हैं कि डबल सेंचुरी बने ओडीआई में, बड़ी अच्छी बात है कि नहीं, मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ, मैं बातें चल रही हैं। तो सबसे अच्छी चीज तो मुझे ये लगी कि हमारे टेस्ट स्क्वाड में ईशान किशन नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी चीज ये है जो टेस्ट स्क्वाड की बात कर रहे हो, अगर चौथा वनडे होता तो उसमें भी ईशान किशन नहीं होते, मुझे तो कोई अचंभा नहीं होता। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप ऋषभ पंत जो आए थे वनडे खेलने के लिए, वो अचानक से अब टेस्ट टीम में कहते हैं कि मुझे खेलना है, वो अपना टीम से नाम जो है वापस खींच लेते हैं। देखिए, उनका यहाँ पे नाम रखा हुआ है बाकायदा, ये भी बड़ी अच्छी चीज हुई है। बिल्कुल। रोहित शर्मा जो पहले मैच में कप्तान थे, उनके हाथ में चोट लग गई है, तो अब वो नहीं खेलेंगे। कप्तान केएल राहुल बन गए हैं। ये इतनी बासी खबरें क्यों दे रहा है? तो ये तो सबको पता है ना कि रोहित शर्मा के अंगूठे में चोट लग गई, उसके बावजूद मैं बासी खबर नहीं दे रहा हूं, मैं हिटमैन आए खेलने के लिए, सेकंड वनडे में हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि बासी खबर है, मैं कह रहा हूं क्या क्या चीजें अच्छी हुई हैं। अच्छा, और इसमें सबसे अच्छी बात ये नहीं है कि केएल राहुल कप्तान है, चेतेश्वर पुजारा वाइस कैप्टन है। मतलब आप जब टीम देखोगे और आप इसको आप क्या कहते हैं, लोगों की टीम शीट देखोगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा साल चल रहा है, ये 2016 है, 17 है, 18 है, 15 है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चेतेश्वर पुजारा वाइस कैप्टन बन गए हैं। 2-4 टेस्ट मैच पहले तक ऐसा लग रहा था कि अजिंक्य रहाणे के साथ चेतेश्वर पुजारा का टेस्ट करियर खत्म हो चुका है। लेकिन यही तो बात है, वाइस कैप्टन से मिल गई है, कम से कम इस मैच में तो बाहर नहीं हो सकते हैं, पहले मैच में तो बाहर नहीं हो सकते। और इस मैच में तो बाहर होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि लगभग टीम इंडिया की, अगर हम प्लेइंग 11 के बारे में भी आगे बात करेंगे, पर मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल लगभग सेट ही प्लेइंग 11 है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ गुंजाइश बचती नहीं है। लेकिन सब लोगों के मन
में जो डर है वो क्या बांग्लादेश ने वो क्या डर डाल दिया है कि बांग्लादेश भी जीत सकता है इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच? बांग्लादेश के साथ जो दिक्कत हुई है वो ये हुई है कि उनके पास एक अचानक से ऐसा प्लेयर आ गया, मेहदी हसन मिराज, हाँ, जो समझ में नहीं आ रहा था टीम इंडिया के, मतलब आउट ही नहीं हो रहा था। हाँ। अब तो जाके 3 मैच के बाद आउट करने का फॉर्मूला समझ गए हैं। बिल्कुल। तो एक ही बंदा था जो परेशान करके एक बैठा तो हुआ था। 3-3 नाम रख रखे हैं ना इसने, टीम इंडिया को लगता है 3 लोगों को आउट करना पड़ेगा, मतलब मेहंदी तो यहाँ पर या तो आप भाई साहब उनको देखो, खिलाओ। अब ये अगर आप बात कर रहे हो ना, मैं डिफेंड करूंगा। हाँ, आप मेहदी हसन मिराज कह रहे हो, हाँ। हैं 3 नाम है, कम से कम एक बार में लिखता तो है। यहाँ कंफ्यूजन मच जाती है। केएल राहुल है, एक जगह पे नाम लिखा होता है इसका लोकेश राहुल, केएल राहुल पे सर्च ही नहीं करता है वो, एक जगह केएल राहुल लिखा होता है। केएस भरत, एक जगह केएस भरत लिखा होता है, दूसरी जगह शिखर भरत लिखा और होता है। कई लोग फिर बीकेएल राहुल क्यों कर रहे हैं, वो क्या होता है? वो कह रहे हैं भाई केएल राहुल। अच्छा, भाई केएल राहुल, वो बड़े भाई स्टैचर में ऐसे, उस तरीके से वो हाँ, बताया वैसे जाता है। आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने कई जगह वो भी देखा, मैंने कहा तो कभी कंफ्यूजन नहीं हो। नहीं वो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बीकेएल मतलब हाँ भाई, हाँ, भाई वही। भाई मैं कुछ और कह रहा राहुल, था। आप कप्तान हो, आज आपको कप्तान वाली पारी खेलनी है, जोश से खेलना है, जिगर से खेलना है, लेकिन क्रिकेट ही खेलना है। क्रिकेट खेलना है है आपको। ना? लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जब जब केएल राहुल कप्तान बनते हैं, विराट कोहली की बैटिंग निखर जाती है। विराट कोहली की टेस्ट सेंचुरी देखे हुए जमाना हो गया, तो हो सकता है इस टेस्ट मैच में हमें, क्योंकि 2022 में उनकी T20 वनडे में सेंचुरी आ चुकी है, 2022 में जाते जाते टेस्ट मैच में भी सेंचुरी आ जाए तो मां कसम अनुष्का शर्मा का एक और इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर मजा आ जाएगा। वो मेरे को, लेकिन वो मीम बहुत बढ़िया लगा था, कह रहे व्हेन अ वेस्ट दिल्ली गाय लैंड्स अ साउथ दिल्ली चिक। वो बहुत बढ़िया था। लेकिन विराट भाई की सेंचुरी आ जाए, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है। बाकी ऋषभ पंत भी मैं कह फॉर्म में आ जाए यार, कुछ कर ले। हाँ यार, ऋषभ पंत टेस्ट मैच का तो बढ़िया खिलाड़ी है। हम लगातार कह रहे हैं कि फॉर्मेट्स मिक्स नहीं करने हैं। ऋषभ पंत को हेट रेट मुझे बर्दाश्त नहीं है। ऋषभ पंत अच्छा नहीं खेल रहे व्हाइट बॉल में, इसलिए उन्हें व्हाइट बॉल से ड्रॉप करना चाहिए। ऋषभ पंत पे हेट रेट खाली हक है हमारा, ऐसा आप कह रहे हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऋषभ पंत, मुझे लगता है यहाँ पर ऋषभ पंत को भी अपने जो भी डाउटर्स हैं उनको चुप कराने का मौका मिलेगा। लेकिन अगेन, अगर ऋषभ पंत बहुत बढ़िया पारी खेल देते हैं यहाँ पर, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसमें अलग क्या होगा। टेस्ट मैचेस में तो वो अच्छा खेल रहे हैं, तो उसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब वनडे में अच्छा नहीं खेल रहे, इसलिए उनकी जगह किसी और को मौका मिलना चाहिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, समझ में नहीं आता। ये वाला जो आखिरी टेस्ट मैच जो इंडिया के नाम के आगे लिखा हुआ है, 5th टेस्ट जो हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, उसके अंदर भी सेंचुरी मारी थी अगले ने। और ये टेस्ट मैच, अच्छा बड़ी बात यह है कि दोनों ही टीमों ने लगभग 6-6 महीने से टेस्ट मैचेस नहीं खेले हैं, तो थोड़ी तो जंग लगी हुई होगी। लेकिन जो बांग्लादेश के फैंस अभी इस वीडियो में उठकर आएंगे और कहेंगे कि भाई तुम लोग किस तरीके की बातें कर रहे हो, बांग्लादेश को इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो 2 वनडे बांग्लादेश जीता, क्या ऐसी सिचुएशन जहां से बांग्लादेश ने मैच निकाला, टेस्ट मैच यार बड़ा लंबा टाइम होता है, वहां पर 2-2 पारी मिलती हैं, 5 रन, हाँ, तो मतलब था तो मार्जिनल। तो मतलब इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको वनडे T20 में देखने को मिल जाती हैं। टेस्ट मैचेस में एक खराब सेशन बहुत ही मुश्किल होता है कि पूरा का पूरा टेस्ट मैच आपको हरवा दे। कम से कम 2 गंदे सेशन आपको खेलने पड़ते हैं। कम से कम आपको बांग्लादेश जैसा खेलना पड़ता है 2 सेशंस में। तो चलिए, इंडिया और बांग्लादेश के लिए ये तो हमें समझ में आ गया कि इंडिया टीम स्ट्रांग है, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। यार ऑन पेपर तो वैसे ओडीआई में भी स्ट्रांग लग रही थी, लेकिन हार गए, ऐसी बात नहीं है। देखो 5 मैच की सीरीज होती ना वो, तो इंडिया ही जीतनी थी, ये मुझसे आप लिखवा, चाहे कितना भी लोग कहें। यार टीम इंडिया पहले 2 मैच में ढंग से अगर इंग्लैंड के आगे 2 सेमीफाइनल होते ना वर्ल्ड कप में, इंडिया जीत जाती। नहीं ऐसा नहीं है, वो इंडिया दूसरा मैच भी 10 विकेट से हारती। ये तो सच्चाई है। आपको बर्दाश्त नहीं है ना? नहीं पाकिस्तानी फैंस को आप एक और मौका दे रहे हो ना 10 विकेट वाला है। ये तो देखो सच्चाई है। लेकिन बात कर लेते हैं इंडिया और बांग्लादेश का जो पहला टेस्ट मैच है, उसमें इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। कप्तान केएल राहुल किन 11 प्लेयर्स को इंडिया और बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच में मौका दे सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहले वो मौका देंगे अपने आप को। हाँ, तो वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि केएल राहुल का एक बार को बहुत लोग सोच रहे थे अगर रोहित शर्मा कैप्टन होते तो केएल राहुल वैसे आ जाते, क्योंकि वो पता नहीं दहेज में आते हैं कैसे आते हैं, लेकिन आ जाते हैं। लेकिन केएल राहुल के ऊपर फिर भी बहुत सारे सवालिया निशान लग रहे थे। कोटा पर केस वो तो फिर क्यू से शुरू होता है ना। नहीं कोटा आप राजस्थान वाला कह रहे हो, आईआईटी करके आए भी। अच्छा नहीं, पॉइंट ये है कि केएल राहुल क्योंकि कप्तान है तो भैया वो खुद को तो ड्रॉप करेंगे नहीं। तो वैसे वो बोलते रहते हैं माइक पे आके मैं बैठ जाऊं, लेकिन वो नहीं बैठेंगे, वो सिर्फ बोलने वाली बातें होती हैं। वो विकेट के पीछे कई बार बैठ जाते हैं जब टीम को जरूरत होती है उनकी इस तरीके से बैठने की और इस तरीके से कर देने की, लंबा कैच आता है। पर वो बात असाइड,
केएल राहुल कप्तान है और केएल राहुल के साथ ओपनिंग कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल अभी टीम इंडिया के लिए ये है, जो कि मुझे लगता है कि बड़ा सवाल सिर्फ और सिर्फ पेपर पर है। मुझे तो ये भी डाउट है कि क्या वो ओपन करेंगे, क्योंकि वो टेस्ट मैच में तो ओपन ही करते हैं ना। नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो पिछले दिनों से कह रहे हैं कि भाई मैं वैसे ओपनिंग करता था, लेकिन कहीं ना कहीं डाउन दी ऑर्डर भी, हाँ मतलब डाउन दी ऑर्डर वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो मैं तो ये भी क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, हो सकता है आ जाए ओपनिंग में, हु नोज। देखो, लेकिन हमें सवाल उठाने हैं। देखिए मेरे लिए तो ये बहुत क्लियर चीज है, केएल राहुल इस टाइम पर लोगों को केएल राहुल पर कॉन्फिडेंस नहीं है, पर केएल राहुल को एक तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और सिलेक्टर्स को केएल राहुल पर कॉन्फिडेंस है। तो केएल राहुल को ये देखना है कि कौन से फॉर्मेट में उनके लिए कौन सी प्ले सूट कर रही है। टीम इंडिया के पास वनडे और टी20 में ओपनिंग में एक से बढ़कर एक प्लेयर हैं, तो वहां पर केएल राहुल ने कहा कि मैं बीच में आना चाहता हूं, वहां पर जगह बन रही है उनकी, अच्छी भी लग रही है वनडे में कम से कम। टेस्ट मैचेस में बीच में कोई जगह है ही नहीं। अगर आप इस टेस्ट मैच की बात करो तो इसमें मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं है जगह। सर फिर ओपनिंग में जगह आप मैं कह रहा हूं वो विकेट कीपिंग फिर करने लग जाएंगे, वो जगह बना लेंगे अपनी। आप जानते नहीं हो कौन से लेवल लगाते हैं यहाँ पे। ओपनिंग स्लॉट फिर आप उठाकर आप दूसरे प्लेयर को दे रहे हो वहां पर। आप शुभमन गिल और फिर चेतेश्वर पुजारा के साथ जा सकते हो अगर ऐसा कुछ हुआ तो, कि केएल राहुल ओपनिंग पे नहीं आते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं ओपन करते हुए दोनों। पर मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल के साथ शुभमन गिल ओपन करेंगे, केएल राहुल भी ओपन करेंगे, शुभमन गिल भी ओपन करेंगे, क्योंकि जो दूसरे जो ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में शामिल किया गया है। ऑल्दो उनकी जो बांग्लादेश ए के अगेंस्ट परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही है, पर मुझे नहीं लगता कि अभिमन्यु ईश्वरन को अभी मतलब मौका मिलेगा इतनी जल्दी। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी खेल चुके होते हैं इंडिया के लिए, उनको मौका नहीं देते हैं। वो कहते हैं पहले हम अपने पुराने वाले बंदों को खिलाएंगे। संजू सैमसन को आयरलैंड कह रहा है कि मैं मौका दे देता हूँ, ये संजू सैमसन को मौका नहीं दे रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि और अभिमन्यु ईश्वरन को सपने भी नहीं आने चाहिए अभी कि उनको टीम में शामिल किया जाना चाहिए, किया जा रहा है। सही बात है, रियलिस्टिक आई थिंक वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिठा दी होंगी कि जैसे युजवेंद्र चहल भी कह रहे थे कि जब टीम में सेलेक्ट कर लिया मुझे, लेकिन क्लियरली बोला होता जब बोलेंगे तब आना खेलने, तैयार रहो, लेकिन तब तक तैयार रहो। तो इनको भी सेम कर लो, आप तैयारी करो, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास किट विट बिल्कुल चमका लो। देखिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, आप अगर इस तरीके से अगर आप प्लेयर को देते हो बॉटल, वो पानी बहुत अच्छा पीता है। अच्छा, ये सीखना पड़ता है, ये ऐसे नहीं किसी को समझ में नहीं आता, ये लिखा नहीं हुआ है, ये सीखना पड़ता है, एक्सपीरियंस की बात है ये। और ये पिच पर ही जाकर पता, जब आप मैदान पर भागकर जाते हो पिच पर, तभी आप अपने उसको टैलेंट क्योंकि भागते भागते हाथ आपका इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मुंह पे भी लग सकता है, सीने खिलाड़ी के क्या पता बंदा हाफ जाए वहां पे जा रहा है, वो कैसे बॉटल देगा, ये सीखने वाली चीजें हैं। तो चलिए शुभमन गिल और केएल राहुल ओपनिंग करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा, बिकॉज नंबर 3 ही चेतेश्वर पुजारा की सबसे बढ़िया जगह है। ठीक है। नंबर 4 पर विराट कोहली। क्या बात है, गोली भाई, गोली, सॉरी भाई गोली, भाई गोली, मेरा भाई गोली, विराट कोहली। अरे वाह। हाँ, तो मतलब ये नंबर 4 पर आएंगे और सेंचुरी मारेंगे, ऐसा हम लोगों का दिल जिगर फेफड़े सब कह रहे हैं। नाश्ते में गालिब खा के आते हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पर विराट कोहली नंबर 4 पर। नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर। ओके, अब तो शॉर्ट बॉल का भी इनका वो डर नहीं दिख रहा। अब तो बांग्लादेश में बॉल ऊपर भी नहीं उठेगी, वैसे भी नहीं उठ रही। नंबर 6 पर ऋषभ पंत, जो कि विकेट कीपर भी होंगे। क्या बात है। अब ऋषभ पंत के साथ अब जो भी प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं रहे, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर वो प्रॉब्लम होगी, बिकॉज टेस्ट मैच में कोई स्क्रूटनी नहीं है उनकी। आप उनकी प्रॉब्लम्स को अभी कंपेयर मत कीजिए, वो 30-32 के हो जाए तब कंपेयर करना। अभी आप कोई सवाल मत उठाइए, ये तो है, वो टीम में है, आप पे एहसान कर रहे हैं वो। तो पर बड़ी बात ये है कि ऋषभ पंत को अगर नंबर 6 पर आते हैं, इस टीम इंडिया में जो बांग्लादेश के अगेंस्ट जो अनाउंस हुई है, इसमें मिडिल ऑर्डर के लिए बहुत ज्यादा ऐसे कंटेंडर्स हैं भी नहीं जिनको देखकर आप ये कहो कि यार ये बंदा खेलेगा या ये बंदा खेलेगा। यार मैं तो यहाँ पर तो ऑप्शन ही खत्म हो गए ना। मैं तो पूरा स्क्वाड देख रहा था, मेरे को तो एक बार को लग रहा था, मैंने कहा ये कुछ वो चल रहा है आईपीएल के लिए, कुछ बाहर की टीमें जो है ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी वो लीग आती थी, उसके लिए बाहर की टीमें आती थी, तो मैंने कहा थोड़े बहुत इंडिया के प्लेयर मिक्स कर दिए हैं, और उसके बाद ये कुछ वो चल रहा है ढाका वॉरियर्स या कुछ ऐसा कुछ टीम बना के भेज रहे हैं। मतलब ये इस टीम में अगर आप देखो तो एज सच मिडिल ऑर्डर में आपको हनुमा विहारी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। हनुमा विहारी शायद इंजर्ड है बहुत टाइम्स। यार ये आदमी मतलब बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो कि टीम इंडिया से खेल चुके हैं पर दिखाई नहीं दे रहे यहाँ वो जैसा लोग हमारा नाम लेते हैं ना तारा सितारा, एक्चुअली कुछ प्लेयर्स के तारे और सितारे ठीक नहीं चल रहे होते हैं, तो ऐसे ही होता है बस। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि नंबर 6 तक तो ऋषभ पंत जो कि विकेट कीपर होंगे। अब आती है 5 बॉलर्स की बारी, बॉलर्स प्लस ऑलराउंडर। तो रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल,
ये तो मेरे Okay. ख्याल से लॉक्ड है। अगर जडेजा होते तो यहाँ पर अक्षर पटेल क्योंकि के बारे में बात कर सकते थे। दोनों डायरेक्शन की आपको स्पिन मिल जाती है इनके बिल्कुल। साथ, प्लस बैटिंग ऑप्शन आपके पास कवर हो जाते और हैं। जिस तरीके से अक्षर पटेल को जब जडेजा नहीं थे और उन्हें मौका मिला, उन्होंने जडेजा की कम से कम टेस्ट मैच में तो बिल्कुल कमी महसूस नहीं होने दी है। बॉलिंग के टाइम पर न्यूजीलैंड की जब टीम आई थी तो न्यूजीलैंड की टीम को खा गए थे पिछले साल दिसंबर में। तो और यहाँ पर तो मैच खैर इधर है, बांग्लादेश में मैच हो रहा है, अहमदाबाद में मैच हो रहा होता तो पहला आदमी यही होता अंदर, मतलब नरेंद्र मोदी की स्टेडियम की पिच पर। मोटेरा नरेंद्र पहले वही होता था, नाम वही होता था। मोदी जी के नाम पर स्टेडियम है, वहां पर यार बड़े आदमी चल रहा है। अरे भाई साहब वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये वो सब बन चुका है, सब बढ़िया हाथों से आप समझ नहीं रहे हो। हाँ। वहां के पाकिस्तानी फैंस, अच्छा इससे एक बड़ी प्यारी चीज याद आई है। हाँ। पाकिस्तानी वो कह रहे थे ना कि हम नहीं आएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो वहां के कुछ लोग कह रहे हैं एक काम करो वर्ल्ड कप खेलने जाओ, क्योंकि जो फाइनल होगा ना वो होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और तुम फाइनल जीत के आना, सोचो कैसा लगेगा उन्हें। यार मतलब ये ज्यादा नहीं हो गया? पाकिस्तान, डियर पाकिस्तान, ये ज्यादा नहीं हो रहा? और ये वैसे तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, मतलब ये तो चलो आपने वनडे की बात कर ली, टेस्ट से मुझे याद आया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गए ये पाकिस्तान वाले भैया हमारे, मतलब इनसे अपने ग्राउंड पर नहीं जीता जा रहा। वो जोड़ो मतलब रावलपिंडी की पिच के ऊपर नेगेटिव पॉइंट्स मिले इन्हें, कह रहे कि किसी काम की पिच नहीं थी, बॉलर्स को मतलब एक पैसे का सपोर्ट नहीं था, तो हार गए। आईसीसी बोल रहा है किसी काम की पिच नहीं थी, फिर ये बोलेंगे आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल। नहीं मतलब पहले दिन 75 ओवर में 500 रन खा रहे हो आप और उसके बावजूद भी मैच हार रहे हो, मतलब ये किस तरीके से चलेगा? अपने ग्राउंड पर तो सब, अपने ग्राउंड पर तो बांग्लादेश भी अब ये कहता है कि हाँ भाई हम मजबूत टीम है, जब तक इंडिया से नहीं खेलता तो। इंडिया को भी ओडीआई तो हरा दिया। हाँ मतलब ये क्या कर रहे हो यार आप इंग्लैंड की टीम को लेकर आए यार, ये वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप से पहले भी, उससे पहले इंग्लैंड गया था, इनको हरा के आया था। ये मतलब ये, और अब तो इनके पेट खराब थे भाई साहब, अब तो पेट ठीक कर लिया, उसके बाद ये कह रहे हैं कि इन्होंने 200 रन बना के कह रहे चेस कर लो, अब नहीं होते। मतलब अब पाकिस्तान वाले अगर इस तरीके की बात करेंगे तो हमें इंडिया बांग्लादेश मैच छोड़कर पाकिस्तान और इंग्लैंड वाले टेस्ट पर आना पड़ेगा यार। आ जाएंगे वहां पर भी आ जाएंगे पर हम तो आ जाएंगे, पर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं जा रहे हैं, ये तो नहीं जा रहे हैं, ये लाइन पे भी नहीं जा रहे हैं, इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। पर हम बात कर रहे थे रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल के बाद, अब जो तीन बॉलर्स की जो जगह बची है, वहां पर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा क्वेश्चन टीम इंडिया के सिलेक्शन के टाइम पर, प्लेइंग 11 के सिलेक्शन के टाइम पर यही है कि 3 फास्ट बॉलर या 3 स्पिनर, तो 2 स्पिनर तो लॉक्ड है। अगर तीसरा स्पिनर खेलता है तो कुलदीप यादव खेलेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कुलदीप यादव ही है इस पूरी टीम में और सौरभ कुमार भी है वैसे स्पिन ऑप्शन के लिए, पर कुलदीप यादव को मौका मिलना चाहिए। एक्सपीरियंस है, टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं, एक बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट है, लेकिन हम उन्होंने खिलाते नहीं है, तो यहाँ पर कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है अगर इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ खेलती है। तो 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलती है तो वो 3 फास्ट बॉलर कौन से हो सकते हैं? 2 फास्ट बॉलर जो लॉग्ड हैं वो कौन कौन से लग रहे हैं? मेरे हिसाब से उमेश यादव और मोहम्मद सिराज जो हैं, यही एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिख रहे हैं कि ये लॉक रहेंगे। अगर 2 पेसर्स हैं, अगर तीसरा पेसर आप बीच में इंक्लूड करते हो, हाँ, तो मेरे ख्याल से, हालांकि 2 जो सबसे प्रोमिनेंट नाम दिख रहे हैं यहाँ पे, जयदेव उनादकट और नवदीप सैनी। अच्छा, शार्दुल ठाकुर को आप पेसर मान ही नहीं रहे हो? वो ऑलराउंडर है ना, वो ऑलराउंडर है। मतलब शार्दुल ठाकुर को आप पेसर ही मानना बंद कर दिया आपने? नहीं, वो ऑलराउंडर है। हाँ। हम यहाँ पे जब प्योर उनकी बात कर रहे हैं कि हाँ, भैया कौन बॉलर्स आने वाले हैं, तो शार्दुल ठाकुर क्या है? प्योर ऑलराउंडर है, प्योर बैट्समैन है, प्योर बॉलर है, कुछ भी नहीं है यार। देखो, शार्दुल ठाकुर को इंक्लूड करने के लिए ना बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेंगे, क्योंकि 15 लोगों को इंजर्ड होना पड़ेगा पहले तो। नहीं, 15 बंदे नहीं। कहने का मतलब ये कि अगर मेरे हिसाब से तीसरा ऑप्शन इनके बाद जो बनेगा उमेश यादव और मोहम्मद सिराज के अलावा, वो बनेगा शायद उनादकट का। वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे बढ़िया हाइप चल रही है उनकी, और जयदेव उनादकट बोलेंगे चलो खिलाते हैं। और कुछ भी कहिए, अगर आप फास्ट बॉलर, अगर 3 फास्ट बॉलर खिलाने पड़ते हैं और आपके पास मोहम्मद सिराज हैं, आपने यहां पर दूसरा फास्ट बॉलर आपने उमेश यादव खिलाया है, तो तीसरा जो आपको लेफ्ट हैंड का जो ऑप्शन मिलता है वो सिर्फ जयदेव उनादकट देते हैं। नहीं, और अगर आप कहिए, जयदेव उनादकट की परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छी रही है, उसी की वजह से उनको इंक्लूड भी करा गया है। दूसरा चीज ये कि आप जो कह रहे हो कि शार्दुल ठाकुर को अगर इंक्लूड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर वो तीसरा हम जो स्पेस लेते हैं, अगर वहां पे शार्दुल ठाकुर आ रहे हैं, इसका मतलब आप क्लियरली ये समझ लेना कि टीम अपनी बैटिंग को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा बैटिंग कुशन के लिए शार्दुल ठाकुर को वो टीम में इंक्लूड कर रही है, ताकि वो एक मीडियम फास्ट वाला ऑप्शन मिल जाए और साथ में लोअर डाउन दी ऑर्डर एक उनको बैटिंग ऑप्शन भी मिल जाए। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर शार्दुल ठाकुर को इंक्लूड किया जाएगा तो शार्दुल ठाकुर नंबर 9 पर आएंगे, 6 पर आपके ऋषभ पंत हैं, 7 और 8 पर आपके अश्विन और अक्षर पटेल हैं। अश्विन की तो अब इतनी सारी सेंचुरी हो चुकी है कि आप उनको प्रॉपर आप बढ़िया टेस्ट बैट्समैन मानना शुरू कर देना चाहिए।
वहां पर आपके पास अक्षर पटेल भी हैं जो कि अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो नंबर 9 तक आपको शार्दुल ठाकुर को ले जाना पड़े, मुझे थोड़ा बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा डिफेंसिव अप्रोच लगेगी वो। मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ पे क्योंकि आपके पास बहुत ही अच्छे मतलब क्वालिटी के पेसर्स हैं, अग्रेसिव पेसर्स हैं, जो कि डेड विकेट्स होंगी वहां पे, तो आपको एक वो एक्स्ट्रा पेस जो है वो चाहिए होगी और अगर वो हेल्प करेगी। और डेड विकेट है तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर विकेट डेड है तो वहां पर शायद जयदेव उनादकत को खिलाना चाहिए। सौराष्ट्र की पिचेस पर बॉलिंग करते हैं यार ये, सौराष्ट्र की पिचेस पर बॉलिंग करते हैं ये, तो वहां पर मुझे लगता है कि उनादकत का एक्सपीरियंस बढ़िया काम आएगा। लेकिन अगर पिच जरा सी भी स्पिन फ्रेंडली रही तो मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को मौका मिलना चाहिए। ऑल्दो जब स्पिन फ्रेंडली विकेट होती है तो अक्षर पटेल और अश्विन किसी और को मौका देते नहीं है। नहीं ठीक है, कुलदीप यादव भी आएंगे टीम के अंदर, तो वो देखिए उनका एक जो एंगल है जो बॉल रिलीज का वो उनको बहुत हेल्प करता है। तो सीधी सी बात ये है कि हम तो तब भी कह रहे थे कुलचा की जोड़ी बन जाए तो मजा सा आ जाए, लेकिन हमारी सुनता कौन है। कुलचा की जोड़ी बनी हुई थी प्लेइंग 11 के बाहर। हाँ बाहर बनी थी दोनों ना, साथ में ऐसे वो वहां बैठ के पानी पीना, पानी इस तरीके से वो एक दूसरे को सिखा भी रहे थे। जब पहले ना बॉलिंग डिस्कस कर रहे होते थे, मैं ऐसे डालूंगा तो ऐसे डालियो, ऐसे बैट्समैन को लॉक कर लेंगे बीच में से। अब वो कहते हैं अबे तू उधर से जाएगा मैं उधर से जाऊंगा, दोनों बंदों को लॉक कर लेंगे, उधर से पानी पानी थोड़ा थोड़ा पिला के आ जाएंगे दोनों के इस तरीके से फुल पावर पर चलिए ताकि बोतलें कम कैरी करनी पड़े। तो ये थी इंडिया की प्लेइंग 11। बांग्लादेश की प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, किसी को भी गिला लो, मुझे लगता है कि टीम इंडिया ही जीतने वाली है। अब तो जीत जाओ बे। शाकिब अल हसन के बारे में कहा जा रहा था कि शायद उनकी पीठ में दर्द है क्योंकि वो बांग्लादेश की टीम को कैरी कर रहे हैं काफी टाइम से अपनी कमर पर, लेकिन सुनने में आ रहा है कि शाकिब अल हसन खेलेंगे। और मतलब बांग्लादेश, नो डिसरिस्पेक्ट टू बांग्लादेश टीम, बांग्लादेश की टीम अच्छी लग रही है, पर मुझे फिर भी लग रहा है कि क्योंकि टेस्ट मैच है यहाँ पर टीम इंडिया के मतलब शाइन करने के, जीतने के ज्यादा चांसेस है। शाइन पाकिस्तान में ऐसे मत अच्छा बोलो। वो तो रिवर्स कराते हैं ना, ज्यादा शाइन कराकर। अच्छा शाहीन, अरे यार कैसे आ रहे हो यार, शाहीन अफरीदी की बात कर रहे थे यार टीम इंडिया को शाइन कराएंगे मतलब क्या? शाइन तो पाकिस्तान में, व्हाट इज दिस? मैं कह रहा हूँ कि टीम इंडिया के जीतने के ज्यादा चांसेस है। आपको क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया बांग्लादेश को धो देगी, या इस परफॉर्मेंस के बाद टीम इंडिया के फैंस रो देगी? जो भी हो मतलब रो देंगे। अच्छा आप पर वो ना मिलाऊं मैं, वो नहीं मिल रहा था ना, मतलब मैंने कहा टीम इंडिया की फैंस रो देगी टीम इंडिया की फैन। ये बहुत बढ़िया है। आप नाश्ते में ना थोड़ा कम गालिब खाओ, आपको पेट को हेल्प मिलेगी, आपके कंठ को आराम मिलेगा। कंठ की इंग्लिश में स्पेलिंग क्या होती है? कंठ, हाँ KUNTH, मतलब के से आप लिख सकते हैं। पर खैर जो भी हो आपकी प्लेइंग 11 वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, जिस लैंग्वेज में आपको लिखना हो आप लिख दीजिए। मुझे सिर्फ इंग्लिश और हिंदी आती है। मुझे पंजाबी भी आती है, गुरमुखी में लिख रहे हो, कोई मैं टेंशन नहीं है। पाकिस्तानियों की इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, आपकी कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ लूंगा मैं। गूगल ट्रांसलेट। हाँ तो हमें सब आता है। हमें सब आता है। आप बताइए कि टीम इंडिया को क्या प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए बांग्लादेश के अगेंस्ट? आपके कंठ से क्या आवाज निकल रही है वो आप हाथ से लिख देना। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मैं हूँ अभिषेक मनचंदा। पर ये तो हमें बहुत पहले करना था, लोग हमें चयन रस्तोगी और अभिषेक मनचंदा के नाम से जान नहीं रहे ना यार। अरे यार चल, तो वैसे हमारे नाम के टैग भी रहे बेचारे, कंपटीशन से पूछो ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो चलिए मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @चयन रस्तोगी। मैं हूँ अभिषेक मनचंदा, मेरा इंस्टा हैंडल है @abhishek_manchanda_। और आप देख रहे हैं अनकट, जिसका इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब हैंडल है @ABP अनकट। तो उसको लाइक कर लेना, फॉलो कर लेना, और हमारी इस वीडियो को शेयर कर देना। यूट्यूब पे हो तो बेल आइकन भी दबा देना। माता रानी का प्यार आप लोगों को। ये जो जय माता दी, लेट्स रॉक द वर्ल्ड।